हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरटी एकेडमी। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर ईयर लॉन्ग आपको लेक्चर की सीरीज मिलती है और सिलेबस फिनिश होने के बाद आपके एग्जाम की प्रैक्टिस के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, गेस्ट पेपर एंड सैंपल पेपर भी हम सॉल्व कराते हैं। और जैसा कि आपको पता है कि मैं आपका बायोलॉजी टीचर नागेंद्र साहू आपके साथ हर लेक्चर में मौजूद रहा हूं। टॉपिक वाइज लेक्चर्स, टॉपिक वाइज क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करने की सीरीज हम रख रहे हैं। बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर आपके लिए जो हमारे डेली रीजन में पूछा गया हो या फिर फॉरेन में पूछा गया हो, उस क्वेश्चन का अच्छा कलेक्शन लेके आपके पास आते हैं। और मैंने हर एक लेक्चर में आपसे कहा है, जो भी हमारे नए, जो भी देखने वाले हमारे व्यूअर्स हैं, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें पहले, क्योंकि आपको अगर प्रैक्टिस करनी है अच्छे से हर एक टॉपिक की और कितने टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपसे, ये भी हम लोग सॉल्व करते हैं। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें अच्छे कंटेंट को पाने के लिए। और जो भी हमारे व्यूअर हैं, जो भी हमारे पहले से जुड़े हुए हमारे स्टूडेंट्स हैं, वो लाइक और शेयर करते चलें। चलिए टाइम नहीं गंवाएं, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चन आंसर हैं और इन सारे क्वेश्चन आंसर को, यानी कि चैप्टर जो हमारा आज है, आज का टॉपिक चैप्टर हमारा मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, और आज के हमें इस मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के चैप्टर को एक डे में फिनिश करना है। वन डे में फिनिश करना है। कितने सारे क्वेश्चन की वैरायटीज आपके सामने लेकर के आता हूं। पहले इस चैप्टर की थोड़ी समरी आपको बता दूं कि मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस से पहले हमारा एक चैप्टर आता है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस। देखिए, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस को मैंने बाद में रखा है, मैंने लेक्चर भी जब आपके पास भेजे हैं तो उस चैप्टर को बाद में रखा है। रीजन क्या था कि पहले आप बेसिस जान जाए कि डीएनए क्या है, डीएनए से कैसे कैरेक्टर बनते हैं, तब कहीं आप जान पाएंगे कि आखिर मेंडल ने टॉल प्लांट लिया और टॉल के लिए जीन्स कैपिटल टी रखे या डॉल्फ के लिए स्मॉल टी रखे। ये चीज जानने के लिए आपको पहले डीएनए को जानना पड़ेगा, और इसीलिए मैंने लेक्चर में भी अपने सबसे पहले मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस को रखा। आफ्टर दैट हमने इनहेरिटेंस, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस रखा। तो यहां पर अभी हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। तो चलिए जल्दी से चलते हैं, और सबसे पहले मैं जूम कर लेता हूं आपके लिए, और जूम करके देखता हूं अच्छे से आपको समझ में आए चीजें। ओके, दिख रहा भैया? बढ़िया जूम। चलिए ठीक है, आपको जूम दिखाई पड़ रहा साफ सुथरा, बस यही मेरा टारगेट यही रखता हूं मैं कि आपको अच्छे से दिखाई पड़े। तो हमारा चैप्टर आज का है चैप्टर 5 मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में हमारा पहला टॉपिक चलेगा डीएनए आरएनए के बारे में, यानी हम लोग पहले ये जाने डीएनए आरएनए क्या है और उससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर। तो यू नो दैट वेरी वेल, डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल। डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल एंड डीएनए एक स्टेबल जेनेटिक मटेरियल था। आरएनए क्यों स्टेबल मटेरियल नहीं था? बिकॉज़ आरएनए सिंगल स्टैंडर्ड था और इसमें मौजूद फ्री हाइड्रोक्सिल आयन बड़ा ही रिएक्टिव हुआ, इसलिए आरएनए काफी रिएक्टिव हुआ। तो लोगों से पूछा गया कि भाई डीएनए हमारा जेनेटिक मटेरियल रहा पहले या आरएनए? तो देखिए, नो डाउट, जब लाइफ आई अर्थ पे तो सबसे पहले जो हमारा जेनेटिक मॉलिक्यूल रहा, जेनेटिक मटेरियल रहा, वो हमारा आरएनए रहा। बट जैसे जैसे इवोल्यूशन होता गया, डीएनए ने जगह ली और डीएनए एक स्टेबल कंपाउंड बनता है। तो चलिए उसी में कुछ क्वेश्चंस हमारे। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं, और इंडिया में पूछा गया था 2014 में। 2014 में पूछा गया पहला क्वेश्चन आपके सामने है। आप देखिए, जो भी मैंने लेक्चर में आपको पढ़ाया है वो भी सारी चीजें मिलेंगी यहाँ पर। क्वेश्चन पूछता है, और एक चीज जरूर याद रखिएगा, मैं यहाँ पर मार्क करता चलूंगा कि जिस क्वेश्चन को रिपीट किया गया है, जिस क्वेश्चन को बोर्ड ने रिपीट किया है, वहां पे कैपिटल आर राइट करूंगा। जो न्यू क्वेश्चन होगा आपके लिए मैं एल राइट करूंगा। तो रिपीट क्वेश्चन को हम एक दो बार स्टडी नहीं करेंगे, उसका आंसर आपके पास स्क्रीन पे रहेगा, आप स्क्रीनशॉट ले लें, उसके नोट्स बना लें। रिपीट पे अपना टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, लेकिन हाँ, रिपीट के क्वेश्चन को समझना जरूरी है कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछ सकता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट इज, व्हाट विल हैपन इफ डीएनए रेप्लिकेशन is not followed? What will happen if DNA replication is not followed by cell division in a eukaryotic cell? तो आंसर है, पहले क्वेश्चन समझे, कह रहा है क्या होगा अगर डीएनए रेप्लिकेशन नहीं हो। अगर डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होगा तो सेल डिवीजन पे क्या असर पड़ेगा? तो कहता है, if cell division is not followed after DNA replication, then replicate chromosome would not be distributed to daughter nuclei. A repeated replication of DNA without any cell division result in the accumulation of DNA inside the cell. This would be increase the volume of cell nucleus, thereby causing cell expansion.
अगर डीएनए का रेप्लिकेशन कंटिन्यूअसली होगा और सेल डिवाइड नहीं हो रही है तो सिंपल सी बात है, डीएनए कंटेंट न्यूक्लियस के अंदर भरने लगेगा, और जब न्यूक्लियस भरने लगेगा तो न्यूक्लियस का साइज इंक्रीज हो जाएगा, जिससे सेल एक्सपेंशन कर जाएगी, सेल फैल जाएगी एंड रप्चर भी हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द स्पेसिफिक कंपोनेंट एंड द लिंकेज बिटवीन दैट फॉर्म डीऑक्सी एडिनोसिन। कह रहा है क्या कंपोनेंट होते हैं डीऑक्सी एडिनोसिन की। देखिए डीऑक्सी से आप तो समझ गए कि डीऑक्सी राइबोस शुगर मौजूद है, क्योंकि डीएनए में पेंटोज शुगर नाम की एक शुगर पाई जाती है जहां पर वो शुगर डीऑक्सी राइबोस होती है। तो डीऑक्सी राइबोस से हम ये आइडेंटिफाई करेंगे कि हाँ डीएनए की बात करता है। देन एडिनोसिन, एडिनोसिन यानी कि एडेनिन की बात कर रहा। तो जब कभी भी हमारे फॉस्फेट नहीं जुड़ा है न्यूक्लियोटाइड में तो हमने उसको नाम दिया डीऑक्सी एडेनोसिन। तो क्या क्या चीजें देखिए, डीऑक्सी राइबोस शुगर है प्लस एडेनिन, इन दोनों के जुड़ने को हम डीऑक्सी एडेनोसिन कहते हैं। याद रखिएगा एडेनोसिन एक न्यूक्लियोसाइड है। जैसे ही इस न्यूक्लियोसाइड में फास्फोरिक एसिड जुड़ जाएगा यानी H3PO4, ये कन्वर्ट हो जाएगा डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड में। ओके, तो देखिए इस क्वेश्चन ध्यान समझिए, 2013 में पूछा गया था, दिल्ली में पूछा गया था ये क्वेश्चन। आगे चलते हैं, Which one out of rho factor? Wow, rho factor and sigma factor बड़े इंपॉर्टेंट चीज है। rho factor and sigma factor act as in initiation factor during transcription in a prokaryotes। 2013 में पूछा गया था। sigma factor act as initiation factor during transcription in prokaryotes। देखिए दो फैक्टर होते हैं जब डीएनए हमारा रेप्लिकेशन करता है, तो एक हमारा यहाँ पे सिग्मा फैक्टर है एंड एक हमारा रो फैक्टर है। जब हमारा डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम जिस जगह पे जुड़ता है वो हमारा क्या होता है, 3 प्राइम स्टेज होता है। यहीं से इनिशिएशन स्टार्ट होता है, यहीं से डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम जुड़ता है। तो कह रहा है जिस जगह से डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम जुड़ रहा है उस जगह पे फैक्टर कौन सा होता है, तो भाई उस जगह पे जो फैक्टर होता है वो सिग्मा फैक्टर होता है। याद रखिएगा रो मतलब रोक देना, ऐसे समझिए फंडे को, रो फैक्टर मींस रोक देना। तो जो रोक देगा वो रो फैक्टर होगा, जो स्टार्ट करेगा वो सिग्मा फैक्टर होगा। एस फॉर स्टार्ट, एस फॉर सिग्मा फैक्टर। आर से रोक रहा है तो रो फैक्टर। ऐसे फंडे से आप करेंगे तो आपको लर्न हो जाएगा। तो जब ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होता है तो सिग्मा फैक्टर आते हैं, उसे पावर देते हैं, लो पावर लो, स्टार्ट हो जाओ। रो फैक्टर रोकने के लिए बताते हैं, भाई अब रुक जाओ, अब ट्रांसक्रिप्शन नहीं करना है। ओके गाइस, तो यहां पर ये क्वेश्चन हमारा हो गया सॉल्व व्हिच वन आउट ऑफ द रो फैक्टर एंड सिग्मा फैक्टर एक्ट एज एन इनिशिएशन फैक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, नेम द एंजाइम इन्वॉल्व्ड इन कंटीन्यूअस रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए स्ट्रैंड। ऑल इंडिया एग्जाम 2012 का क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर आपको क्वेश्चन के कंटेंट थोड़ा सा मेडिकल लेवल पे भी लेके जा रहे हैं कि अगर वहां से भी पेपर आपका आ जाए तो वहां से भी पेपर को आप सॉल्व कर सकते हैं। इसीलिए ये लेक्चर सिर्फ आपके बोर्ड एग्जामिनेशन नहीं, आगे के कंपटीशन के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो नेम द एंजाइम इन्वॉल्व्ड इन द कंटीन्यूअस रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए स्ट्रैंड, मेंशन द पोलैरिटी ऑफ द टेम्पलेट स्ट्रैंड। चलिए बात करते हैं इस क्वेश्चन पे, अच्छा क्वेश्चन है। ओके, तो रो और सिग्मा के बाद हमारे पास एक नया क्वेश्चन आता है 1 मार्क के लिए। क्वेश्चन कहता है नेम द एंजाइम। चलो एंजाइम आ गया तो एज तो लगना है क्योंकि एंजाइम एज से बने होते हैं। कंटीन्यूअस रेप्लिकेशन, अगर कोई भी एंजाइम चाहे वो डीएनए को, रेप्लिकेशन का मतलब क्या है, द फॉर्मेशन ऑफ 2 डीएनए फ्रॉम अ पेरेंट डीएनए। अगर एक पेरेंट डीएनए से 2 डॉटर डीएनए का फॉर्मेशन होता है देन डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। आपने पॉलीमरेज याद करके रखना है। अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि कौन सा एंजाइम डीएनए से रेप्लिकेशन में करता है तो डीएनए पॉलीमरेज। कौन सा एंजाइम ट्रांसक्रिप्शन में हेल्प करता है मतलब डीएनए से आरएनए बनने में, तो आरएनए पॉलीमरेज। पॉलीमरेज याद रखिए, डीएनए आरएनए बदलते रहिए। तो एक चीज का तो आंसर निकल आया कि डीएनए पॉलीमरेज रेप्लिकेशन स्टार्ट करता है। अब कहता है रेप्लिकेशन स्टार्ट किस जगह पे होता है, तो टेम्पलेट स्ट्रैंड हैज 3 प्राइम टू 5 प्राइम पोलैरिटी। मेंशन द पोलैरिटी ऑफ द टेम्पलेट स्ट्रैंड। देखिए 3 प्राइम से 5 प्राइम की पोलैरिटी के पीछे बड़ी लंबी कहानी है।
जरा समझे इस चीज को, आगे भी काम आएंगे क्वेश्चन में, ध्यान से समझिएगा इस चीज को। 3 प्राइम से 5 प्राइम, अगर इस पे टेम्पलेट स्टेट बनेगा तो बनेगा 5 प्राइम से 3 प्राइम, ओके 3 प्राइम। क्यों इस रास्ते पे बनेगा? रीजन क्या है कि हमेशा कोई भी नया न्यूक्लियोटाइड फ्री हाइड्रोक्सिल ग्रुप पे जुड़ता है, और थर्ड प्राइम पे हमारा फ्री हाइड्रोक्सिल ग्रुप होने के कारण नए नए न्यूक्लियोटाइड इस जगह पे जुड़ जाएंगे आसानी पे, नए नए न्यूक्लियोटाइड जुड़ेंगे, यानी चेन का जो बनना है वो ज्यादा जरूरी होता है थर्ड प्राइम पे। फिफ्थ प्राइम पे कोई OH ग्रुप होता ही नहीं है, इसलिए इस तरफ पे नए न्यूक्लियोटाइड जुड़ना कठिन हो जाएंगे। दैट इज वाई आपने हमेशा याद रखना है कि जो पोलैरिटी होगी वो 5 प्राइम से 3 प्राइम पे होगी। क्यों? क्योंकि जस्ट इसी का एंटी पैरेलल चेन चाहिए, अब एंटी पैरेलल 5 प्राइम टू 3 प्राइम होगा। ये चीज को याद रखिएगा, कई क्वेश्चन अभी इसी से रिलेटेड मिलेंगे आपको। तो कह रहा है कि क्या पोलैरिटी है, तो देखिए 3 प्राइम 5 प्राइम स्टैंड है, और अगर यहीं पर आप चेन बनाते हैं कि नहीं, यहीं पर अगर आप चेन बनाते हैं तो हो जाएगी 5 प्राइम टू 3 प्राइम, यानी कि सही आंसर हमारा पोलैरिटी पे है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द पॉजिटिवली चार्ज्ड प्रोटीन्स, नेम द पॉजिटिवली चार्ज्ड प्रोटीन। तो पहले ही बता देता हूं, ये हम पढ़ते चले आए हैं। पॉजिटिवली चार्ज जो प्रोटीन होती है हमारी, वो हिस्टोन प्रोटीन्स होती हैं। डीएनए एक नेगेटिव चार्ज होता है, बिकॉज डीएनए में ऐसी कई सारे केमिकल कंपोनेंट हैं जो उसे नेगेटिव चार्ज, खासकर फास्फोरिक एसिड उसे नेगेटिव चार्ज देता है। एंड जो हमारी प्रोटीन है आर्जिनिन, एलाइसिन, यहां पर एक क्वेश्चन जोड़ दे रहा हूं अपने मन से कि आपसे पूछेगा किस अमीनो एसिड के कारण हिस्टोन प्रोटीन्स पॉजिटिव चार्ज हो जाती हैं। तो आर्जिनिन, लाइसिन एंड आर्जिनिन अमीनो एसिड्स के कारण हमारी जो प्रोटीन्स है वो पॉजिटिव चार्ज हो जाती हैं, जिस कारण हिस्टोन प्रोटीन और डीएनए क्या थ्रेड आपस में कॉइलिंग करता है और एक कॉमन स्ट्रक्चर बनाता है। उस स्ट्रक्चर का नाम है न्यूक्लियोसोम। याद रखिएगा इस चीज को, तो न्यूक्लियोसोम का भी क्वेश्चन आएगा। तो हिस्टोन आर द पॉजिटिवली चार्ज्ड प्रोटीन्स अराउंड विद द नेगेटिवली चार्ज्ड डीएनए रैप्ड, ओके, एंड यही रैप्ड स्ट्रक्चर जो बनता है उसे न्यूक्लियोसोम कहते हैं, उसे न्यूक्लियोसोम बोलेंगे। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जब आप 6 पे पहुंच गए, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, एक डायग्रामेटिकली क्वेश्चन दे रहा है। स्ट्रक्चरल जीन हैज 2 डीएनए स्ट्रैंड। स्ट्रक्चरल जीन वो जीन का सेगमेंट जो कोई प्रोटीन बनाने में हेल्प करेगा, जीन का वो सेगमेंट जो प्रोटीन के लिए कोड करता है, आप उसे स्ट्रक्चरल जीन कहते हैं। तो कह रहा है स्ट्रक्चरल जीन हैज 2 डीएनए स्ट्रैंड X एंड Y, ओके, मेरे सामने दिया गया X एंड Y, shown below. Identify the template strand. कह रहा है टेम्पलेट स्टैंड इसका आइडेंटिफाई करिए। ओके, आपने अभी अभी पढ़ लिया है कि 3 प्राइम से 5 प्राइम जो होती है चेन वो टेम्पलेट स्टैंड होती है, क्योंकि जो चेन नहीं बनेगी वो 5 प्राइम से 3 प्राइम बनेगी। तो याद रखिए 5 से 3 बनेगी, इससे जस्ट अपोजिट इसका क्या होगा, टेम्पलेट स्टैंड होगा। क्या हो जाएगा, 3 प्राइम टू 5 प्राइम। देखिए आपका आंसर आ गया 3 प्राइम टू 5 प्राइम। तो 3 प्राइम टू 5 प्राइम उसकी टेम्पलेट स्टैंड बनेगी। Why is HNRNA? HNRNA का मतलब होता है हेट्रोजीनस RNA required to undergo splicing। तो हेट्रोजीनस RNA इस बार के हमारे क्वेश्चन में नहीं आ रहा है, क्योंकि हमारा जो RNA है वो RNA होमोजीनस नहीं है, हेट्रोजीनस है। लेकिन जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उनका RNA हेट्रोजीनस RNA होता है। क्लियर? तो इसलिए ये क्वेश्चन हमारे में नहीं रहेगा इस बार। Mention the 2 additional process. Mention the 2 additional process which HNRNA, HNRNA आ गया तो HNRNA को हटा ही देना है आपको, HNRNA दूर रहना है भाई। इस बार HNRNA नहीं है, RNA स्प्लाइसिंग नहीं है, क्योंकि ये एक यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन का मेथड था,
लेकिन इस बार सिलेबस में प्रोकैरियोट्स आ रहा है, यूकैरियोट्स नहीं दिखेंगे। चलिए आते हैं क्वेश्चन पे। कैपिंग टेलिंग को रिमूव कर दीजिए। हाउ इज द लेंथ ऑफ डीएनए यूजुअली कैलकुलेटेड, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। चलिए आते हैं इस क्वेश्चन पे। हाउ इज द लेंथ ऑफ डीएनए यूजुअली कैलकुलेटेड, डीएनए की लेंथ को कैसे कैलकुलेट करते हैं? अच्छा क्वेश्चन है। तो लेंथ ऑफ डीएनए कैन बी कैलकुलेटेड बाय सिंपली मल्टीप्लाइंग द टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर विद डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव बीपी। यहां इस बीपी का मतलब बेस पेयर से लिया जाता है, बेस पेयर। ओके, 6.6 इंटू 10 टू द पावर 9 बेस पेयर है हमारे पास। अगर हम हैप्लॉइड की बात करते हैं तो हमारे हैप्लॉइड सेट में 6.6 इंटू 10 टू द पावर 9 बेस पेयर होते हैं। ठीक है, इट कम्स अबाउट 2.2 मीटर। अभी देखिए हैप्लॉइड लेके अगर चलते हैं डिप्लॉइड लेते हैं तो 0.34 इंटू 10 टू द पावर -9 बेस पेयर, ओके, मीटर पर बेस पेयर। तो इट कम्स कैसे आया? 0.34 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -9 और इधर मीटर पे निकालने के लिए -9 कर दिया, ये डिस्टेंस हो गया इन बिटवीन टू कंसेक्यूटिव बेस पेयर। दो बेस पेयर के बीच में जो डिस्टेंस है, दो बेस पेयर के बीच में जो डिस्टेंस है वो 0.34 है। अरे ऐसे समझ लीजिए, जब आपने न्यूक्लियोटाइड के बारे में पढ़ा था, मैंने आपको डीएनए पढ़ाया तो बताया था कि डीएनए के 2 न्यूक्लियोटाइड के बीच में 3.4 अगर बात करेंगे तो एंगस्ट्रॉम था। इसी 3.34 से मल्टीप्लाई करके हमने फाइंड आउट किया कि 2.2 मीटर लेंथ हमारे डीएनए की होती है टोटल एक सेल में। क्लियर? नेम द पार्ट ए एंड बी गिवन बिलो। नेम द पार्ट ए एंड बी। नेम द पार्ट ए एंड बी ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन यूनिट गिवन बिलो। स्ट्रक्चरल जीन है। देखिए आपके पास क्वेश्चन अगर देखें तो यहाँ 3 प्राइम है तो ये 5 प्राइम हो जाएगा, और यहाँ 3 प्राइम है तो ये 5 प्राइम हो गया। अब आपसे पूछा है ए क्या है, तो भाई ए हमारी वो जगह है जहाँ से रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा। यानी ऐसे क्वेश्चन देता है तो आपसे ए हो गया हमारा प्रोमोटर साइट। आप देखिए इसी प्रोमोटर पे सिग्मा जोड़ता है। अगर हमसे ये पूछ लेता कि बी क्या है तो बी को हम कहते हैं टर्मिनेटर साइट। बी हमारा टर्मिनेटर साइट है, एंड टर्मिनेटर साइट है तो यहाँ पर रो फैक्टर होगा, रोकेगा। क्लियर? अब इसमें कोडिंग स्ट्रैंड पूछ रहा है क्या, बी क्या है? देखिए बी को कोडिंग बोला जाता है। 5 प्राइम टू 3 प्राइम कोई कोड नहीं करता है, कोई कोड नहीं करता, फिर भी इसको कोडिंग स्ट्रैंड करते हैं। कोड करते हैं 3 प्राइम टू 5 प्राइम वाले, इसलिए उसको क्या बोलते हैं? टेम्पलेट स्ट्रैंड। तो उल्टा नाम है, याद रखिएगा। कोडिंग जो कर रहा है वो कोडिंग स्ट्रैंड नहीं है, वो टेम्पलेट स्ट्रैंड है। क्लियर? और जो कोडिंग नहीं कर रहा है वो हमारे बेचारे नॉन कोडिंग स्ट्रैंड नहीं हुए, कोडिंग स्ट्रैंड हो गए। तो हमारा जो बी है ये कोडिंग स्ट्रैंड होता है। ठीक है, क्योंकि देखिए यहीं से आप चेक करेंगे 3 प्राइम 5 प्राइम, तो आप देखिए 5 प्राइम से 3 प्राइम, वही वाला क्वेश्चन था। तो लोग सोचते हैं कि ये कोडिंग स्ट्रैंड है, ये कोडिंग स्ट्रैंड है, लेकिन ये कोई कोड नहीं दे रहा है। कोड दे रहे हैं 3 प्राइम से 5 प्राइम वाले कोड दे रहे हैं। नेक्स्ट, नेम द कंपोनेंट ए एंड बी। आप देख रहे हैं ये एक स्ट्रक्चर न्यूक्लियोटाइड का है, ये एक स्ट्रक्चर न्यूक्लियोटाइड का, और आपसे कहता है कि भाई ए और बी क्या है। तो एक न्यूक्लियोटाइड में 3 चीजें पाई जाएंगी, पेंटोज शुगर, नाइट्रोजनस बेस एंड फास्फोरिक एसिड। तो जब आप एक हेक्सागोनल शेप देख रहे हैं तो पेंटोज शुगर है, तो ये तो पेंटोज शुगर हो गया। अब देखिए H3CO4 है, ये फॉस्फेट है, और फर्स्ट प्राइम, सेकंड प्राइम, थर्ड प्राइम, फोर्थ प्राइम, फिफ्थ प्राइम कार्बन ही हो गई। तो फर्स्ट प्राइम पे हमेशा याद रखिएगा, फर्स्ट प्राइम कार्बन पे हमेशा हमारा क्या होगा? हमारा होगा एक नाइट्रोजनस बेस। क्लियर? तो ए फॉस्फेट हो गया, बी एनी नाइट्रोजनस बेस। क्वेश्चन नंबर 14, नेम द टाइप ऑफ सिंथेसिस ए एंड बी occurring in the replication form of DNA as shown below। कह रहा है नेम द टाइप ऑफ सिंथेसिस।
किस टाइप की सिंथेसिस हो रही है। तो जब रेप्लिकेशन होता है तो आपको पता है एक चेन कंटिन्यूअसली बनती है और एक चेन डिसकंटिन्यूअस होती है। तो जो चेन कंटिन्यूअस होती है उसे हम लीडिंग स्ट्रैंड बोलते हैं, लीडिंग, और जो नहीं होती उसे लैगिंग स्ट्रैंड बोलते हैं। ठीक है, आंसर आपका मिल जाता है कंटिन्यूअस सिंथेसिस लीडिंग एंड बी डिसकंटिन्यूअस लैगिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंशन द पोलैरिटी ऑफ द डीएनए स्ट्रैंड। Name the polarity. Mention the polarity of a DNA strand A dash B and C dash is shown in the replication for given below. Okay भाई, given below पे इनका डायग्राम देख लेते हैं, हम क्वेश्चन का आंसर देते हैं हम लोग। चलिए इनके क्वेश्चन का आंसर दे दिया जाए भाई। यहाँ पर A से B कह रहे हैं क्या पोलैरिटी है, B से D से C पोलैरिटी है। आपने पता है यार कि ये अगर कंटिन्यूअस बन रहा है तो आपको मैंने क्या बताया था, 3 प्राइम पे हमेशा कंटिन्यूअस चेन बनती है, यानी ये चेन आपकी 5 प्राइम टू 3 प्राइम है। क्लियर? अगर ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम है तो जस्ट एंटी पैरेलल ये चेन होगी, ये चेन होगी 3 प्राइम टू 5 प्राइम। तो देखिए 3 प्राइम टू 5 प्राइम आ गया। अब अगर ये 3 प्राइम टू 5 प्राइम है, सिंपल सी बात है, ये 3 प्राइम टू 5 प्राइम आएगा। ये हमारा इसका आंसर निकला है। तो A से B 3 टू 5 प्राइम, क्लियर, एंड C टू D पूछ रहा है ना, C टू D पे क्या चला जाएगा, 5 प्राइम टू 3 प्राइम। ये हमारा आंसर निकल है। ठीक है, आगे चलते हैं। मेंशन द कार्बन पोजीशन, मेंशन द कार्बन पोजीशन to which nitrogenous base and the phosphate molecule are respectively linked in the nucleotide given below। फिर से वही क्वेश्चन रिपीट कर रहा है, A और B क्या है। तो A और B वही क्वेश्चन रिपीट कर रहा है। मैंने बोला था कि मैं अपने इस लेक्चर में, इस सीरीज में क्वेश्चन आंसर के आपको ऐसे क्वेश्चंस के कंटेंट दे दूंगा, कि बोर्ड में आपका कोई क्वेश्चन इससे बाहर नहीं होगा। बस आपको मेरे साथ मेहनत करनी है। मैं आपको 1 मार्क्स के, 2 मार्क्स के, 3 मार्क्स के, 5 मार्क्स के, जो भी आपके बोर्ड में क्वेश्चन आने हैं उस पे कम से कम 50 टू 80 क्वेश्चंस आपको दूंगा। याद रखिएगा, इस चीज को अच्छे से पढ़ना है। क्लियर? ये क्वेश्चन स्विचिंग वही रिपीट करता है। पेंटोज शुगर एक न्यूक्लियोटाइड को देता है, P क्या चीज है आपसे पूछेगा, B क्या चीज है। अब यहाँ पर B पूछ रहा है तो B नाइट्रोजनस बेस है, फर्स्ट C फॉस्फेट मॉलिक्यूल एट द 5th प्राइम पोजीशन। एक चीज और राज की बात समझ लीजिए, ये ऑक्सीजन का पॉइंट हो गया, ये फर्स्ट प्राइम कार्बन, सेकंड प्राइम कार्बन, थर्ड प्राइम कार्बन, फोर्थ प्राइम कार्बन, फिफ्थ प्राइम कार्बन। हमेशा कोई भी नाइट्रोजनस बेस ऐड होगा, चाहे वो एडेनिन हो, ग्वारीन, साइटोसिन, थाइमिन, कोई भी बेस हो, वो फर्स्ट प्राइम पे ऐड होगा। यहां पर एक क्वेश्चन आपसे बोर्ड पूछ सकता है कि नेम द बॉन्ड व्हिच इज प्रेजेंट इन बिटवीन फर्स्ट पॉइंट कार्बन एंड द नाइट्रोजनस बेस। तो द योर आंसर इज ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ये याद रखना है, एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड को रखना है अपने पास। तो ये भी क्वेश्चन तैयार होता है यहां पर आपका। 5th कार्बन पे हमेशा हमारा फॉस्फेट जुड़ेगा, यानी H3PO4। तो यहां पर 2 पोजीशन आपने याद रखनी है। फर्स्ट प्राइम पे एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के थ्रू नाइट्रोजनस बेस ऐड होगा, 5th कार्बन पे फास्फोरिक एसिड होगा। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं इस क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आता है बढ़िया सा, व्हाट आर द A एंड B। क्वेश्चन रिपीट कर गया फिर से 2008 में। What are the A and B in the transcription unit represented below? रिपीट कर गया, A प्रोमोटर, B टर्मिनेटर। 2 मार्क्स के क्वेश्चन पे आ जाइए जल्दी से, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्लेन द 2 फैक्टर रिस्पांसिबल फॉर कन्फरिंग द स्टेबिलिटी ऑफ डबल हेलिकल मॉलिक्यूल्स, यानी कि डीएनए। कह रहा 2 कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो हमारे डीएनए को स्टेबिलिटी देते हैं। यार एक अकेला बैम्बू किसी भी चीज से जोड़ा जा सकता है, सिंपल सी बात है ना। एक बैम्बू अलग रखा हुआ है, एक बैम्बू अलग रखा हुआ है, हम किसी भी चीज से उसको जोड़ सकते हैं, किसी भी तरीके का शेप दे सकते हैं। लेकिन क्या आप एक बैम्बू के बने हुए लैडर को किसी और के साथ अटैच कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि वहां पे 2 बैम्बूज एक साथ जुड़ चुके हैं, यानी बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड पकड़ के रखे हुए।
जबकि एक अकेला बैम्बू किसी से भी जोड़ा जा सकता है। शायद इसीलिए आरएनए का सिंगल स्ट्रैंड काफी रिएक्टिव होता है एंड डीएनए एक हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, इसलिए किसी से भी रिएक्शन नहीं कर सकता है। ओके, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। एक्सप्लेन द टू फैक्टर रिस्पांसिबल फॉर द टू फैक्टर रिस्पांसिबल फर्स्ट इज स्टैकिंग ऑफ वन बेस पेयर ओवर देयर। एक बेस पेयर से दूसरे बेस पेयर का जुड़ना। अगर एक बेस पेयर से दूसरे बेस पेयर जुड़ रहा है तो बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड होता है और उस हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण दोनों बेस पेयर अटैच हो गए, स्टेबिलिटी आ गई। नेक्स्ट, एच बॉन्ड बिटवीन नाइट्रोजनस बेस, ये भी आ गया। एक बेस पेयर का दूसरे बेस पेयर जुड़ना, साथ ही साथ हाइड्रोजन बॉन्ड का इन दो के बीच में मौजूद होना। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 19 पे। एक अच्छा क्वेश्चन हमारे लिए फिर से आता है। स्टेट द डिफरेंस बिटवीन द स्ट्रक्चरल जीन एंड इन अ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट ऑफ द प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। ओके, देखिए स्ट्रक्चरल जीन क्या है। यहां पर मैं क्वेश्चन को और थोड़ा सा एक्सपेंड करूंगा। जब भी किसी के डीएनए का सेगमेंट हम पार्ट करते हैं, हम उसमें 3 जोन्स बनाते हैं। फर्स्ट जोन आपका बनता है प्रोमोटर साइट या प्रोमोटर जीन, ओके, जो हम पढ़ चुके हैं अभी। लास्ट पे आपका टर्मिनेटर साइट बनता है, टर्मिनेटर जीन होता है। ये जीन ऑर्डर करता है अब ट्रांसक्रिप्शन रोका जाए। एंड सेंटर पे जो होता है वो हमारा होता है स्ट्रक्चरल जीन, यानी मिडिल। स्ट्रक्चरल जीन वो जीन होता है जो ऐसे एमआरएनए को बनाता है जो प्रोटीन बनाने का काम करता है, जो प्रोटीन बनाने का काम करेगा। ओके, तो यहाँ पे देखिए मैंने इसको बता दिया, क्वेश्चन मिलता है तो आपने सॉल्व करना है अपने आप से। तो 3 कंपोनेंट हुए, प्रोमोटर जीन, स्ट्रक्चरल जीन, टर्मिनेटर जीन। अब चलिए आपसे कह रहा है कि स्ट्रक्चरल जीन अगर प्रोकैरियोट्स में देखें, यानी कि वो ऑर्गेनिज्म जिनके पास न्यूक्लियस नहीं है, और कह रहा है यूकैरियोट जिनके पास न्यूक्लियस है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है, कह रहा है दोनों में ऑन द बेसिस ऑफ द स्ट्रक्चरल जीन व्हाट इज द डिफरेंस? द डिफरेंस इज प्रोकैरियोटिक स्ट्रक्चरल जीन आर फाउंड कंटीन्यूअसली विद ए नॉन कोडिंग रीजन। जब प्रोकैरियोटिक जीन से एमआरएनए बना तो वहां पर लाइन से प्रोटीन बनती चली जाएंगी। कोई भी ऐसा जीन का सेगमेंट नहीं आएगा जो किसी अमीनो एसिड को कोड ना करता हो। जबकि यूकैरियोट्स में बीच बीच में ऐसे जीन्स आ जाते हैं, जैसे आप डायग्राम में देखें, ऐसे जीन्स आ जाएंगे जो कोडिंग नहीं करते हैं। तो हम लोगों में कंटीन्यूअसली चेन, कंटीन्यूअसली प्रोटीन नहीं बन सकती। इतना सेगमेंट प्रोटीन बनाएगा तो ये ग्रीन वाला नहीं बनाएगा। यही पार्ट हमारा रिमूव किया गया है इस बार की सिलेबस में, ट्रांसक्रिप्शन में। क्लियर? तो आंसर आपके सामने आ गया। Prokaryote structural gene are found continuously with any non-coding region, while eukaryotic structural gene are divided into exons and introns, जो कोडिंग है, नॉन कोडिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिल्ली में पूछा गया था 2012 में। दिल्ली रीजन के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि उन क्वेश्चंस का एक अच्छा खासा लेवल होता है, और अगर हम उस लेवल को अचीव करते हैं तो हमारा पेपर अच्छा होगा। सो डीएनए रेप्लिकेशन विद द हेल्प ऑफ डायग्राम ओनली। अब आपने डायग्राम के थ्रू शो करना है, तो एक डायग्राम मैंने सिंपल सा बनाया हुआ है, आप देख लीजिए। अच्छा सा डायग्राम है, ज्यादा मॉडिफिकेशन नहीं करना है, एक फ्लो चार्ट के फॉर्म में डायग्राम ड्रॉ करना है। समय अपना कम से कम हमें बचाना है। वहां पर कोई भी कलर यूज नहीं करेंगे वहां डायग्राम ड्रॉ करने में, चीज को याद रखेंगे। डायग्राम आप पेंसिल से ड्रॉ करेंगे, वेल लेबल्ड, बिना लेबल्ड के कोई डायग्राम नहीं है। जैसे बिना आत्मा कोई शरीर नहीं, बिना लेबलिंग के कोई डायग्राम नहीं, बायोलॉजी में चीज को याद रखेंगे। The replication fork of DNA formed during DNA replication. आपने 5 प्राइम जनरेट की, 3 प्राइम से 5 प्राइम, एंड आप अच्छे से जानते हैं कि हमेशा नया न्यूक्लियोटाइड 3rd प्राइम पे जुड़ेगा, इसलिए इस स्टैंड पे आप लीडिंग स्टैंड बनाएंगे एंड इस स्टैंड पे आप लैगिंग स्टैंड बनाएंगे। यहीं पर एक क्वेश्चन मैं आपको और बता देता हूं, ये जो लैगिंग स्टैंड बनते हैं इसी को देखने वाले फर्स्ट हमारे साइंटिस्ट थे जिनका नाम था ओकाजाकी। बड़ा अजीब सा नाम है, लेकिन याद कर लीजिए ओकाजाकी साइंटिस्ट का नाम था। इनके नाम से छोटे छोटे जो फ्रेगमेंट्स बने हैं डीएनए के, बोल दिया गया ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स। ओके, तो ये आपका क्वेश्चन और इसी में ऐड हो गया। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ बढ़ते हैं, बहुत तेजी से बढ़ते हुए। अच्छे से मैच हम लोग खेल रहे हैं, अच्छे से क्वेश्चन तैयार कर रहे हैं। फिर से क्वेश्चन आया आपके पास, और बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है आपके एकेडमिक एग्जामिनेशन से लेकर के कॉम्पिटिटिव लेवल तक की बात करता हूं।
चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। आपको एक कोड दे दिया गया ATGC, यू नो दैट, ये एक डीएनए है आपका, ये आपका डीएनए है, उसका एक छोटा सा सेगमेंट आपको दे रहा है कि 3 प्राइम से 5 प्राइम स्ट्रैंड पे अगर कोई कोड है तो वो ये है। पहले अपने दिमाग में एक इमेज बना लीजिए, तुरंत चले जाइए ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट पे। क्या करना है, आप एग्जाम में दे रहा है 3 प्राइम से 5 प्राइम पे जा रहा है, क्लियर, 3 प्राइम से 5 प्राइम पे गए, ठीक है भाई, अच्छी बात है। अब अगर यहां पर ATGC, A फॉर एडेनिन, थाइमिन, गुआनिन, साइटोसिन, लाइक दैट, आपने ये दे दिया गया। अब आपने अपने ब्रेन पे एक इमेज बनानी है। ब्रेन पे इमेज क्या बनानी है, बिना क्वेश्चन देखे आप पहले ये करें। 3 प्राइम से 5 प्राइम दे रहा है, इसका एंटीपैरेलल क्या बनेगा, 5 प्राइम टू 3 प्राइम। देखिए मैं अभी क्वेश्चन नहीं देख रहा हूं, बिना क्वेश्चन को देखे पहले हमें एक फ्लोचार्ट बना देना है। 3 प्राइम से 5 प्राइम, 5 प्राइम से 3 प्राइम। अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले रहा है कि भाई 3, आप अगर इससे कोई नया mRNA बनाएंगे तो आपको तरीका पता है, हमेशा किस तरह बनेगा, 5 प्राइम टू 3 प्राइम, 5 प्राइम टू 3 प्राइम, यही आपका मैसेंजर आरएनए होगा, ठीक है भाई, ये मैसेंजर आरएनए। हमें पता है कि जो कोड नहीं करता उसे हमें कोडिंग स्टैंड बोलना पड़ता है, जो कोड नहीं कर रहा है उसे कोडिंग स्टैंड बोलना पड़ेगा, जो कोड कर रहा है बेचारा उसको टेम्पलेट स्टैंड बोल दिया गया। टेम्पलेट का मतलब होता है सांचा, ओके। अब आप क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे, आपसे पूछ सकता है कोडिंग स्टैंड पे क्या होगा, तो आप अच्छे से जानते हैं रेड वाला हमारा ओरिजिनल डीएनए था और एक चेन हमेशा दूसरे चेन के एंटी पैरेलल होती है, तो अगर यहाँ ए था तो यहाँ डी होगा, यहाँ टी था तो यहाँ ए होगा, ग्वानिन साइटोसिन के साथ, साइटोसिन ग्वानिन के साथ जुड़ेगा, यानी कोडिंग स्टैंड पूछेगा तो उसके जस्ट एंटी पैरेलल कर देना है। अब अगर कह देता है भाई एमआरएनए क्या बनेगा, तो एमआरएनए आपका सेम है, यही रखिएगा कोडिंग स्टैंड वाला, बस जहां पे थाइमिन है वहां पे यू कर दीजिएगा, यूरेसिल, क्योंकि एमआरएनए में थाइमिन नाम की चीज नहीं होती है, यूरेसिल होता है। तो देखिएगा जल्दी से क्वेश्चन आ गए, अब सॉल्व कर लेंगे खुदा। A template is when given below, write down the corresponding coding strand। ये देखिए दे दिया ना, मैंने बोला था कोडिंग स्टैंड पूछ लेगा आपसे, और देखिए आपके सामने डीएनए लिखा है और कोडिंग स्टैंड पूछ लेगा, तो कोडिंग स्टैंड पे आंसर ये चलेगा, देखो TACG, ये आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है इसी में, एंड द एमआरएनए स्टैंड, एमआरएनए कैसे बनेगा, अब देखिए जहां पे T है वहां पे U कर दिया मैंने, ये फंडा है। जब भी कभी आपसे एमआरएनए पूछ लिया, कोडिंग स्टैंड आपको पता है, आप सारा कोडिंग स्टैंड वाले लिख डालिए, सारा कोडिंग स्टैंड वाले लिख डालिए, और जहां पर टी आ रहा है वहां पे यू कर दिया। आप जरा मैच करिए, देखिए जहां पे टी था वहां यू, ए सेम, सीसी सेम, जीजी सेम, जहां पे टी वहां पे यू, फिर देखिए सारे से जहां पे टी वहां पे यू आ गया, यानी सारा कोडिंग स्टैंड लिख दीजिए और थाइमिन की प्लेस पे यूएस लिख दीजिए। चलिए आगे बढ़ते जल्दी से। Draw a level diagram of a nucleosome. Nucleosome is a combination of histone protein and DNA. तो आपको ये डायग्राम ड्रॉ कर देना है डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन को लेकर के, इसे ही हमने न्यूक्लियोसोम बोला। देखिए क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है हाउ डू हिस्टोन एक्वायर पॉजिटिव चार्ज, तो मैंने बताया था कि 2 अमीनो एसिड लाइसिन्स एंड आर्जिनिन पाई जाती हैं, जिस कारण हिस्टोन क्या हो गई, पॉजिटिव चार्ज प्रोटीन बन जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ड्रा अ लेबल्ड स्कीमेटिक डायग्राम, इरेज कर दूं आपको समझने में आसान हो जाए। ड्रा अ स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ पार्ट ऑफ डबल स्ट्रैंडेड डाइन्यूक्लियोटाइड डीएनए हैविंग ऑल 4 नाइट्रोजनस बेस। तो 4 नाइट्रोजनस बेस को रख करके आपने डायग्राम ड्रॉ करना है। आप चाहे तो इसे ऐसे ड्रॉ कर सकते हो, चाहे तो आप इसे ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं। हॉरिजॉन्टल ड्रॉ कर दीजिए, ऑक्सीजन हो गया, इस जगह पे आपका नाइट्रोजनस बेस एंड दिस साइड इज द फास्फोरिक एसिड, दूसरा न्यूक्लियोटाइड फिर यहां से जोड़िए, बीच में फास्फोरिक एसिड, देन पेंटोज शुगर जोड़ दीजिए ऐसे, एंड देन नाइट्रोजनस बेस, ओके। ऐसे करके आपने फिर 4 न्यूक्लियोटाइड का बनाना है, 4 न्यूक्लियोटाइड का, आराम से आपका डायग्राम बन जाएगा। क्वेश्चन फिर से रिपीट कर रहा है एक, क्या कहता है क्वेश्चन, भाई देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन क्या कहता है, चलिए, स्टेट द डुअल रोल ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट ड्यूरिंग डीएनए रेप्लिकेशन। एक नया क्वेश्चन आपके लिए, कह रहा क्या रोल पर प्ले करता है डुअल रोल।
डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट। जैसे कि आपने एक चीज पढ़ी है एटीपी, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, वैसे डीऑक्सीराइबो शुगर जोड़ करके बनाता है डीऑक्सीराइबो ट्राइफॉस्फेट। क्या है ये चीज देखते हैं। The deoxyribonucleoside triphosphate are building blocks for the DNA strand। जब भी कभी रेप्लिकेशन होता है और एक न्यूक्लियोटाइड आता है तो वो न्यूक्लियोटाइड हमारा आता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट। ट्राइफॉस्फेट है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड है, अभी फॉस्फेट नहीं जुड़ेगा इससे। They act as substrate, ये सबस्ट्रेट का काम करता है। These also serves as energy source in the form of ATP एंड एटीपी के फॉर्म में ये एनर्जी सोर्स भी देता है। तो ये बेसमेंट होता है, इसी बेस पे एक ट्राइफॉस्फेट निकलेगा और वो हमारा डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड बन जाता है। आंसर द क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आपको देता हूं। डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन पे आ जाइए। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 हमारा कह रहा है, आंसर दीजिए भाई। तो चलिए सॉल्व करिए जरा अपने आंसर। नेम द टाइप ऑफ सुगर ग्वानिन बेस इज अटैच्ड टू। सुगर ग्वानिन बेस तो पेंटोज सुगर एंड डीऑक्सीराइबोज सुगर। आप देख रहे हैं ग्वानिन है और यूरेसिल है, तो यूरेसिल है तो ये फिर तो आपका क्या चला जाएगा आरएनए। तो क्वेश्चन कहता है कि डाइन्यूक्लियोटाइड दिया गया है आपको सिग्नल, तो नेम द टाइप ऑफ सुगर ग्वानिन बेस इज अटैच्ड टू। तो ग्वानिन बेस इज अटैच्ड टू पेंटोज सुगर। पहले क्वेश्चन सिंपल। नेम द लिंकेज इन बिटवीन टू न्यूक्लियोटाइड्स। याद रखिएगा टू न्यूक्लियोटाइड्स के बीच में जो लिंकेज होता है वो फास्फोडाइएस्टर लिंकेज होता है, क्योंकि दो एस्टर बॉन्ड बनते हैं। टू एस्टर बॉन्ड आर फॉर्म्ड इन बिटवीन टू न्यूक्लियोटाइड, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड डाई या फास्फोडाइएस्टर लिंकेज या फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड। थर्ड क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द 3' एंड ऑफ द डाइन्यूक्लियोटाइड। ओके, आइडेंटिफाई द 3' एंड। 3' एंड इसमें कहां पर है, तो देखिए भाई 1 2 3 ऐसे देख ले। फॉस्फेट वाला पार्ट जो है, द पॉलीमर राइबोस हैज फ्री थर्ड प्राइम पे OH ग्रुप है, तो ये आपका गया 1, ये इधर गया 1 2 एंड 3, फिर ये 4, फिर ये 5th प्राइम। थर्ड प्राइम पे OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप फ्री रहता है, इसीलिए थर्ड प्राइम पे नया कोई भी मॉलिक्यूल H2O और बाहर निकालेगा और यहां पर एक नया न्यूक्लियोटाइड अटैच हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। मेक अ लेबल डायग्राम। मेक अ लेबल डायग्राम ऑफ आरएनए न्यूक्लियोटाइड। तो एक लेबल डायग्राम आपको बनाना है आरएनए न्यूक्लियोटाइड को। याद रखिएगा जब आरएनए का डायग्राम ड्रॉ करते हैं तो आपने थायमीन का अता पता कहीं मत रखना, क्योंकि थायमीन रख देंगे तो वो रॉन्ग हो जाएगा। ओके, चलिए डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन और करते हैं इसी पे। बहुत क्वेश्चन है इस चीज पे। आ जाइए डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन पे आ जाइए। चलिए आपको इतने सारे दिए, इसने डीएनए को आपको हर जगह थोड़ा सा क्रिटिकल बना रहा है कि आप देख के घबराए क्वेश्चन को। अब क्वेश्चन में कुछ है नहीं। देखिए एक ही बात करें, आपसे ए पूछेगा, बी पूछेंगे भाई साहब, सी को जरूर पूछेंगे, भूलेंगे नहीं, सी हमारे भाई साहब कहाँ चले, ये सी पूछ लेंगे आपसे भाई, एंड डी। देखिए एक क्या है, अगर एक ही बात करें तो दो बेस पेयर को जोड़ने का काम कर रहा है, और जब दो बेस पेयर को जोड़ने का काम कर रहा है तो वहां पर क्या है, ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड। तो A मींस हाइड्रोजन बॉन्ड, B मींस प्यूरीन बेस, B हमारा क्या है, प्यूरीन बेस है, C हमारी पेंटोज शुगर है, एंड D हमारे क्या है, 5 प्राइम एंड को डिनोट करेगा। D हमारा 5 प्राइम एंड को डिनोट करेगा, क्योंकि 5 प्राइम एंड पे क्या होगा हमारा, 5 प्राइम एंड पे हमारा फॉस्फो यानी कि फॉस्फेट अटैच होता है। चलिए अगला क्वेश्चन, डिफरेंशिएट बिटवीन टेम्पलेट स्टैंड एंड कोडिंग स्टैंड। क्या डिफरेंस है टेम्पलेट स्टैंड में एंड कोडिंग स्टैंड में? बहुत डिफरेंस है। पहला डिफरेंस, टेम्पलेट स्टैंड की जो पोलैरिटी होती है वो 3 प्राइम टू 5 प्राइम होती है, और इधर कोडिंग की 5 प्राइम टू 3 प्राइम होती है।
इट हैज टेम्पलेट फॉर ट्रांसक्रिप्शन, कोड्स देता है आरएनए के लिए, जबकि डज नॉट कोड फॉर एनी रीजन, ये कोई कोड नहीं दे रहा है, इसलिए इसको कोडिंग स्टैंड नाम दे रहे हैं। जस्ट अपोजिट ये वन फंक्शन ऑफ ईच ऑफ हिस्टोन प्रोटीन एंड नॉन हिस्टोन प्रोटीन। क्या फंक्शन है हिस्टोन प्रोटीन का एंड नॉन हिस्टोन प्रोटीन का? तो भाई हिस्टोन प्रोटीन का तो फंक्शन है डीएनए को कंडेंस करना, उसको रैप करना, बिकॉज सेल डिवीजन होने वाला है, डीएनए इकट्ठा किया जाएगा, डीएनए देन डिवाइड किया जाएगा। तो हिस्टोन ने क्या काम किया? हेल्प इन पैकेजिंग ऑफ डीएनए एंड नॉन हिस्टोन प्रोटीन क्या करती है? नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स हेल्प्स इन पैकेजिंग ऑफ क्रोमैटिन एट हायर लेवल। डीएनए को रैप कर लिया हिस्टोन ने, लेकिन डीएनए खुल ना जाए, डीएनए की पैकेजिंग खत्म ना हो जाए, इसलिए नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स अटैच हो जाते हैं, उनको बांधे रखने का काम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, फिर एक डायग्रामेटिक क्वेश्चन आपको देता हूं। इट इज द सेंट्रल डॉगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। पहले बता देता हूं कि डीएनए से आरएनए का बनना, आरएनए से प्रोटीन का बनना, इट इज द सेंट्रल डॉगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। देन अगर ए से बी बनता है, बी से सी बनते हैं, तो पूछा जा रहा क्या चीजें हैं। तो ए तो क्या हो रहा प्रोसेस? रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, क्योंकि डीएनए से डीएनए बनना है, इट इज मीन रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। बी क्या हो जाएगा? डीएनए से मेरे भाई जब आरएनए बनता है तो ट्रांसक्रिप्शन होता है, एंड जब आरएनए से प्रोटीन बन जाती है तो ट्रांसलेशन होता है। क्लियर? 3 स्टेप आपको समझ में आ रहा है, यही हमारा सेंट्रल डॉगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है। तो एक क्वेश्चन को और दिमाग में रख लीजिए, व्हाट इज सेंट्रल डॉगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी? तो आपने यही चीज को शो करना है उस आंसर में। लुक द अबव सीक्वेंस एंड मेंशन इवेंट एबीसी। तो मैंने मेंशन कर दिया एबीसी क्या है। व्हाट डज सेंट्रल डॉगमा, देखिए क्वेश्चन आ गया ना, व्हाट डज सेंट्रल डॉगमा स्टेट इन द मॉलिक्यूलर बायोलॉजी? तो क्या स्टेट कर रहा है कि भाई अगर आपकी बॉडी में कोई भी कैरेक्टर आता है तो वो कैरेक्टर प्रोटीन से आता है, चाहे वो मेरी हाइट हो, चाहे वो किसी का एक कॉम्प्लेक्शन हो उसके स्किन का, ऑल थिंग्स आर डिपेंड्स अपॉन अ प्रोटीन, बिकॉज ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन एंड सम हार्मोन्स आर प्रोटीन आल्सो। तो आपकी बॉडी को, मेटाबॉलिज्म को मेंटेन रखने के लिए एंजाइम बहुत जरूरी है, और वो एंजाइम प्रोटीन के बने हैं। तो इस सब के लिए डीएनए बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन थे 2 मार्क्स वाले में। नेक्स्ट अगर हम 3 मार्क्स पे चलते हैं, तो 3 मार्क्स के पास चले हैं जल्दी से भाई। 3 मार्क्स को भी नाराज नहीं करेंगे, क्योंकि ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आने हैं। चलिए डिस्कस करते हैं 3 मार्क्स के क्वेश्चंस। पहला धुआंधार क्वेश्चन दिया गया है, जो कि अभी हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। एक ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट पूछ ली गई है आपसे, क्या होता है ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट? तो अभी ड्रॉ किया है। हमें एक टेम्पलेट स्टैंड बनाना है, एक कोडिंग स्टैंड, देन प्रमोटर, देन स्ट्रक्चर जीन एंड टर्मिनेटर। डायग्राम आपके सामने है। हमें यही चीज अभी 3 क्वेश्चन सॉल्व करके आए हैं हम लोग। तो ये क्वेश्चन हमें फिर से मिल गया, बधाई हो आपको। आगे चलते हैं। आगे चलने पे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 के आसपास आ गए हैं। और क्वेश्चन इज व्हाट आर द ट्रांसक्रिप्शनल प्रोडक्ट ऑफ आरएनए पॉलीमरेज 3। देखिए, जब कभी भी आरएनए पॉलीमरेज 3 बनता है तो टीआरएनए का फॉर्मेशन होता है। हमारी बॉडी में 3 टाइप के आरएनए होते हैं, आरआरएनए, एमआरएनए एंड टीआरएनए। तो एक फंडा याद कर लीजिए, आपने घड़ी का नाम सुना होगा, HMT। यहाँ पे HMT नहीं करना है, यहाँ पे RMT कर देना है। तो HMT की जगह RMT लिख दीजिए और आगे फर्स्ट, सेकंड और थर्ड कर दीजिए। अब आपसे कोई भी पूछ ले mRNA को बनाने वाला कौन सा एंजाइम होगा, तो mRNA किस पे आ रहा है? सेकंड पोजीशन पे, तो आप लिख देंगे सेकंड RNA पॉलीमरेज। क्लियर? तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको सॉल्व हुआ कि RNA पॉलीमरेज थर्ड किसका फॉर्मेशन करेगा? तो हमारे फंडे के हिसाब से RMT, ट्रांसफर RNA आ गया, T से ट्रांसफर RNA, आंसर ये आ गया आपके सामने। कैपिंग टेलिंग हमारे सिलेबस में रिड्यूस है। क्लियर? इट इज एस्टैब्लिश्ड दैट RNA is the first genetic material। मैंने आपसे इस लेक्चर के स्टार्ट होने के पहले बोला था कि स्टेबल कौन सा स्ट्रक्चर है, डीएनए या आरएनए। डीएनए एक हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े होने के कारण अलग नहीं हो सकते, और जब अलग नहीं हो सकते तो किसी और से दोस्ती करेंगे नहीं, जब किसी और से दोस्ती करेंगे नहीं तो रिएक्टिव भी नहीं होंगे। अगर आपके दोनों हाथों के हथेलियां आपस में जुड़ी हुई है, क्या आप दूसरे से हाथ मिला सकते हैं?
नहीं सेक कर सकते, लेकिन हाँ दोनों हाथ फ्री हैं तो आप किसी से भी हाथ मिला सकते हैं। ऐसे समझ लीजिए आरएनए के दोनों हाथ खाली हैं, किसी से भी रिएक्शन करेगा, बट डीएनए के दोनों हाथ बंधे हुए हैं, सबसे हैंडशेक नहीं कर सकता। तो यहाँ पे वही चीज आपने कर देनी है कि इट इज एस्टैब्लिश्ड दैट आरएनए इज द फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल। तो आरएनए फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल था क्योंकि जब धरती पे लाइफ आई तो सिंपल चीजें बनी थी। आरएनए इज अ सिंपल फॉर्म, तो आरएनए पहले था लेकिन बाद में डीएनए हमारा जेनेटिक मटेरियल हो गया। रीजन मांग रहा है तो आरएनए इज द फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल बिकॉज़ RNA is capable of both storing genetic information and catalyzing chemical reaction. Essential life process such as metabolism, translation, splicing, ये सारी चीजें हमारी RNA करती हैं। It shows the power of self replication. ये सेल्फ में रेप्लिकेशन भी कर सकता है। अगर हम वायरस के एग्जांपल को ले लें, RNA और RNA से DNA भी बना देता है, जो कोरोना का वायरस ने हमारी बॉडी पे किया। क्वेश्चन नंबर 35 के आगे चलते हैं और हमारे पास क्वेश्चन फिर से घूम के आगे। एक आपको स्टैंड दिया गया है, आपसे कह रहा है कि इस स्टैंड के बिहाफ पे टेम्पलेट एंड टर्मिनेटर इन सबको कोड करिए। तो यहाँ पर दिया गया राइट द आरएनए स्टैंड ट्रांसफाइड, इससे आरएनए स्टैंड क्या बनेगा, तो इसका आरएनए स्टैंड आप बना लेंगे। अगर ये पोलैरिटी जा रही है 5 प्राइम टू 3 प्राइम पे तो आपने इसका जस्ट एंटी पैरेलल कर लेंगे। ओके चलिए आगे चलिए, इसका आंसर है लिस्ट द साइलेंट फीचर्स ऑफ डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। साइलेंट फीचर्स कि हमारे डीएनए के फीचर्स क्या हैं, तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने रखा है यहाँ पर इसको, क्योंकि आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साइलेंट फीचर्स में आ जाए, इट इज मेड अप ऑफ 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन कंटेनिंग द बैकबोन ऑफ शुगर फॉस्फेट। शुगर फॉस्फेट का बैकबोन पाया जाता है, जैसे हमारी बैकबोन है ऐसे हमारे डीएनए में शुगर और फॉस्फेट की जो लाइन जाती है उसे हम बैकबोन कहते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, द 2 चेन्स हैव एंटी पैरेलल पोलैरिटी। 2 चेन एंटी पैरेलल पोलैरिटी रखती है। अगर एक 3 प्राइम से 5 प्राइम है तो उधर वाली क्या होगी 5 प्राइम टू 3 प्राइम। द बेसेस इन 2 स्ट्रैंड्स आर पेयर्ड थ्रू द हाइड्रोजन बॉन्ड्स। दोनों बेस पेयर हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ते हैं। आप यहीं पर सागा आप रूल लगा दीजिएगा, एडेनिन से थाइमिन अटैच होता है, थाइमिन से एडेनिन, ग्वानिन से साइटोसिन एंड साइटोसिन से ग्वानिन अटैच होते हैं। ओके, हाउ इज हिट आरएनए प्रोड्यूस्ड टू फॉर्म एमआरएनए। जब भी आरएनए जब भी बात करता है क्वेश्चन में, तो यहां पर कह रहा है कि हिट ना होकर के ये HN कर दीजिए। HN आरएनए एक हेटेरोजीनस आरएनए है जहां पर एक्सॉन और एंडोन मौजूद हैं, और जब इसको हम आरएनए फॉर्म करते हैं तो आरएनए स्प्लाइसिंग का प्रोसेस चलता है। जैसे आपके लिए एक रोप है बड़ी सी, उस रोप के इंपॉर्टेंट पार्ट को आपको रखना है, जो नॉन इंपॉर्टेंट पार्ट आपने कट करके रिमूव कर दिया, ये होता है HN आरएनए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपके लिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आते हैं, अच्छा सा क्वेश्चन जो बहुत ज्यादा पूछा गया है। ओके, आपसे क्वेश्चन पूछता है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन बेस्ड ऑन द मीजल्सन एंड स्टाल। मीजल्सन एंड स्टाल ने डीएनए एक सेमी कंजर्वेटिव प्रोसेस है, यानी डीएनए का जब रेप्लिकेशन होता है तो बोला जाता है कि 2 चेन्स हमारे फादर की हैं, पेरेंटल चेन है, और 2 चेन्स हमारी नॉन पेरेंटल होती हैं, और ऐसे डीएनए को हम सेमी कंजर्वेटिव डीएनए कहते हैं। सेमी कंजर्वेटिव डीएनए में क्या दिया आपने, 2 डीएनए है डिफरेंट स्टैंड के। इस मेथड को सेमी कंजर्वेटिव मेथड कहते हैं। तो आपसे ये जो सेमी कंजर्वेटिव बताने वाले साइंटिस्ट, उनका नाम था मीजल्सन एंड स्टाल। तो उनके एक्सपेरिमेंट से कुछ क्वेश्चन पूछ रहा है
क्योंकि कभी लॉन्ग क्वेश्चन नहीं देगा आपको कि डिस्क्राइब द एक्सपेरिमेंट ऑफ मेजर्स एंड इंस्टाल, आपसे क्वेश्चन पुट अप करता है, कहता है कौन सा उन्होंने केमिकल यूज किया, तो NH4Cl अमोनियम क्लोराइड, किस बैक्टीरिया पे काम किया, ई कोलाई पे। कैसे अलग किया, इन्होंने 2 आइसोटोप्स लिए, 15N नाइट्रोजन के 2 आइसोटोप्स 15N एंड 14N। 15N थोड़ा हैवी थे, 14N एंड 14N थोड़ा सा क्या था हमारा लाइट वेट था, 14N हमारा लाइट वेट था। तो जब सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट का मेथड लगाया गया तो एक डीएनए का स्ट्रैंड हैवी पे था, जब हमने ई कोलाई को कल्चर किया 15N वाले में तो उसने जो है 15N वाले नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब किया। अब जब हमने इस बैक्टीरिया को, सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट एक प्रोसेस होता है ऑन द डेंसिटी ग्रेडियंट होता है ये एक्सपेरिमेंट, तो इसमें टेस्ट ट्यूब में डीएनए डाल दिया और जब उसको देखा गया तो वो टेस्ट ट्यूब के बॉटम पे थे, बॉटम मतलब हैवी था तभी तो बॉटम पे था, ठीक है। इन्होंने 14N में भी ग्रो किया तो वो सरफेस पे था टेस्ट ट्यूब के, दैट्स मीन सरफेस पे क्यों है, क्योंकि लाइट है। इन्होंने एक चीज किया कि दोनों को मिक्स कर दिया और जब दोनों बैक्टीरिया को मिक्स किया 14N 15N, तो एक चेन 14N की थी, एक चेन 15N, यानी एक लाइट थी एक हैवी थी, तो ना ये बॉटम पे बैठ सके ना ये सरफेस पे जा सके, ये टेस्ट ट्यूब के बीच में रह गए, मीडियम स्टेज पे रह गए। और मीडियम स्टेज ने साबित कर दिया कि इसमें एक लाइट चेन है और एक हैवी चेन है। क्लियर? इस तरीके से मेजर्स एंड एक्सपेरिमेंट ने साबित किया कि डीएनए रेप्लिकेशन इज अ सेमी कंजर्वेटिव मेथड। डिस्क्राइब द इनिशिएशन प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इन बैक्टीरिया। ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बैक्टीरिया के ट्रांसक्रिप्शन पूछेगा, यूकेरियोट्स का नहीं पूछेगा इस बार के सिलेबस में। आपने डीएनए स्ट्रैंड बना लिया, देखिए प्रोमोटर साइट, टर्मिनेटर साइट, सिग्मा फैक्टर, ऐसे मैंने बोला था एस फॉर सिग्मा, एस फॉर स्टार्ट, आर फॉर रुकना, आर फॉर रो फैक्टर, यहाँ पर इधर रो फैक्टर हो गया, सिग्मा दिखा दिया और ट्रांसक्रिप्शन यहाँ पर हमने एक चाहे तो हम एक हल्की सी थ्रेड निकाल देंगे कि हमारा एमआरएनए तैयार हो गया। क्वेश्चन रिपीट कर रहा है दिल्ली में 2010 पे। ओके, चलिए आगे चलते हैं। कुछ और इंपॉर्टेंट और थोड़ा सा जो रिपीटेटिव क्वेश्चंस हैं सेमी कंजर्वेटिव मेथड पे, एक आपको क्वेश्चन लेके चलता हूँ, बढ़िया क्वेश्चन है। मीजल्स एंड इंस्टाल का एक्सपेरिमेंट आपके लिए, मीजल्स एंड इंस्टाल का जो मैंने अभी डिस्कस किया, देखिए उसी प्रोसेस को ये दिखा रहे हैं। सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड के थ्रू 15N को लिया था, तो 15N वाले बेचारे हैवी थे, ये टेस्ट ट्यूब को ऐसे करके देखिएगा, क्लियर, हैवी थे, बॉटम पे है। लेकिन जब 14N 15N नाइट्रोजन में मिक्स करके हमने बैक्टीरिया को ग्रो किया तो बैक्टीरिया ने 15N वाला नाइट्रोजन भी डीएनए बनाने में ले लिया और 14N का भी ले लिया नाइट्रोजन बनाने में, और जब दोनों आ गए तो हाइब्रिड होके बीच में आ गए। तो ये क्वेश्चन वहां से रिपीट करता है। ओके, अब देखिए व्हाई इज डीएनए मॉलिक्यूल मोर स्टेबल जेनेटिक मटेरियल देन आरएनए। फिर से वही क्वेश्चन घुमा दिया, क्वेश्चन को घुमाया गया है आपको, क्वेश्चन इसलिए मैंने इसे दिया है कि कैसे कैसे क्वेश्चन एक घुमा सकते हैं। कभी आपसे पूछेगा डीएनए स्टेबल क्यों है, कभी आपसे पूछेगा कि डीएनए आरएनए से स्टेबल क्यों है, तो आपका आंसर एक ही होना है, हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट है, ओवरलैप कर रहे हैं हमारे बेस पेयर, क्लियर, और एंटी पैरेलल चेन पाई जाती है। ये सारी चीजें आपको डिनोट करनी है यहाँ पर। आपको अब एक क्वेश्चन लेता हूं मैं, टॉपिक ले लेता हूं। देखिए एक क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, लैक ओपेरॉन। आपसे पूछेगा व्हाट इज लैक ओपेरॉन मैकेनिज्म, तो लैक ओपेरॉन पे चीज समझ लीजिए। ई कोलाई बैक्टीरिया पे एक एक्सपेरिमेंट किया गया। दुनिया में नॉर्मल ऑर्गेनिज्म ग्लूकोज को एज अ सबस्ट्रेट यूज करता है एनर्जी फॉर्मेशन के लिए। एसेंशियली एनर्जी फॉर्मेशन के लिए ग्लूकोज को यूज करता है। जब वो ग्लूकोज को यूज कर रहा है, बैक्टीरिया भी ग्लूकोज यूज कर रहा है, अभी नॉर्मल शुगर पड़ी हो या नॉर्मल ग्लूकोज हो, बैक्टीरिया वहां पे ग्रो कर रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर उस बैक्टीरिया को मिल्क में डाल दिया जाए, अब मिल्क में ग्लूकोज तो है नहीं, मिल्क में है क्या, लैक्टोज। हाँ ये पता है कि लैक्टोज दो चीजों से मिलकर बनता है, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज।
अगर बैक्टीरिया के अंदर ये पावर हो कि वो लैक्टोज का ब्रेकडाउन कर दे, देन वो आसानी से ग्लूकोज ले लेगा, ग्लूकोज से एनर्जी बनाएगा। क्लियर? बिल्कुल सही बात है, एनर्जी बनाएगा। लेकिन मेरे भाई एक बात समझो, किसी भी सबस्ट्रेट को तोड़ने के लिए, किसी भी सबस्ट्रेट को नए प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए एंजाइम की जरूरत पड़ती है, और यहां भी हमें जरूरत पड़ेगी बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम की। बीटा गैलेक्टोसाइडेज। अभी ये एंजाइम जब तक बैक्टीरिया में नहीं बनेगा तब तक बैक्टीरिया को एनर्जी नहीं मिलेगी, लेकिन बैक्टीरिया के पास ही पावर थी। इसी को लैकोपेरॉन बोला गया, लैक्टोज, कि अगर बैक्टीरिया के पास ग्लूकोज अवेलेबल है तो वो ग्लूकोज से एनर्जी बनाएगा, लेकिन अगर उसको लैक्टोज मिल गया देन वो इस लैक्टोज का ब्रेकडाउन करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम। इसी चीज को बताता है लैकोपेरॉन। तो ये बैक्टीरिया के डीएनए का दिखाया गया सेगमेंट। इसको मैंने ऐसे लर्न कराया बच्चों को, पबजी याद करें, पबजी गेम बहुत चला है तो पबजी याद कर लें। पबजी, पबजी इज अ साइट ऑफ द डीएनए, P for promoter, O for operator, Z denotes beta galactosidase enzyme, Y trans-acetylase enzyme, okay, trans-pyruvate enzyme। तो यहां पर 3 एंजाइम्स बनाए जा रहे हैं। कभी भी अगर लैक्टोज आ गया, जैसे ही लैक्टोज आता है हमारा यहां से एक प्रोटीन बनाई जाती है। इस प्रोटीन का फंक्शन होता है कि लैक्टोज बनाने वाले एंजाइम को ना बनने दिया जाए। क्यों? क्योंकि ग्लूकोज है तो लैक्टोज बनाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर लैक्टोज आ गया तो ये लैक्टोज इस प्रोटीन से जुड़ करके इसको इनहिबिट कर देता है ऑपरेटर साइट से जुड़ने के लिए, क्योंकि इसी जगह जुड़ता है आरएनए पॉलीमरेज। तो जब आरएनए पॉलीमरेज यहां जुड़ नहीं पाता तो प्रोटीन बनती चली जाती है, प्रोटीन से एंजाइम बनता चला जाता है और जेड वाला हमारा एंजाइम बन जाता है। याद रखिएगा। तो यहां पर रिप्रेशर का काम करता है हमारा लैक्टोज मॉलिक्यूल, इसी को हम इंड्यूसर भी कहते हैं। लैक्टोज जुड़ गया, इस प्रोटीन को जाने से रोक दिया कि तुम वहां ऑपरेटर जाकर रोको नहीं, क्योंकि तुम अगर ऑपरेटर तक पहुंच गए तो आरएनए पॉलीमरेज को जुड़ने नहीं दोगे। आरएनए पॉलीमरेज जुड़ेगा नहीं तो आरएनए एमआरएनए बनेगा नहीं, एमआरएनए बनेगा नहीं तो कोई प्रोटीन बनेगी नहीं। इसलिए लैक्टोज इस मॉलिक्यूल से जुड़ जाता है और जुड़ करके ऑपरेटर साइट पे जुड़ने से रोक लेता है तो आरएनए पॉलीमरेज आता है और सारे एंजाइम बना जाता है। इसी को बोला गया लैकोपेरॉन मेथड। अगला क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट लेके आता हूं 5 मार्क्स में और कुछ मिसलेनियस भी देख लेते हैं क्वेश्चंस। लैकोपेरॉन फिर से रिपीट कर रहा है यहाँ पे। एक क्वेश्चन ये देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। फॉरेन कंट्री में पूछा गया, डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म is the basis of DNA fingerprinting technique. Explain. Mention the causes of DNA polymorphism. Polymorphism का मतलब डीएनए जब डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चर्स को शो करता है, डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चर को शो करता है। ठीक है, चलिए। डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म इट इज द अकरेंस ऑफ इनहेरिटेबल म्यूटेशन एट अ फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन 0.01 इन अ पॉपुलेशन। इनहेरिटेंस म्यूटेशन का मतलब जब म्यूटेशन ज्यादा होता है तो उसके पीछे एक लिंकेज का फंडा होता है 0.01। Such variation often occur in the non-coding sequences. They keep on accumulating generation after generation. ये एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर होते रहते हैं। Type of polymorphism range from single nucleotide change to very large scale changes. Single nucleotide polymorphism is used to diagnose disease-related sequences of DNA. Variable number of tandem repeats show a high degree of polymorphism. Variable number tandem repeat क्या? एक ही न्यूक्लियोटाइड कई बार रिपीट करते हैं। DNA polymorphism occurs due to mutation. ये polymorphism mutation के कारण जनरेट हो जाती है। तो इस तरीके से लास्ट में अगर देखें तो in bacteria both process occur in cytoplasm are there no nucleus। ये प्रोकैरियोट और यूकैरियोट पे था, जहां पे यूकैरियोट वाला सेगमेंट हमारा खत्म किया गया है इस बार के सिलेबस में, इसलिए इस क्वेश्चन को डिस्कस नहीं करते हैं। तो जो आपकी कॉम्प्लेक्सिटीज यूकैरियोट से पाई गई ये आपके सिलेबस में इस बार नहीं रही है। इसी में आपको एक्सॉन और एंट्रॉन को रिमूव और ज्वाइन करने के बाद ठीक
तो फ्रेंड्स, आज हमने क्वेश्चन जाने इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस पे, एंड नेक्स्ट लेक्चर हम लेकर चलेंगे अपने एक नए चैप्टर के लिए। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर आप ऐसे ही अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहते हैं तो। ओके, मुलाकात करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय।